कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए आज 2016 में 2016 का जो संपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, पूछे गए क्वेश्चन, उसको आज देखने वाले हैं। तो चलिए सभी कोई कॉपी कलम निकाल लें फटाफट। सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो भी हैं 12 क्लास के तैयार हो जाएं। तो चलिए देखिए, खूबसूरत सा क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। 2016 का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है और कितना नंबर का पूछता था, तो 28 मार्क्स का। और उसको हमको बनाना था 1 आवर में, 1 घंटा 10 मिनट में बनाना था। उसमें लिखा हुआ था कि फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 28, 1 से 28 तक जो क्वेश्चन है उसके लिए ओनली वन करेक्ट आंसर, उसके लिए एक आंसर दिए हैं और उसको OMR सीट में आपको मार्क्स करना है, उसको फिल करना है ऑप्शन के साथ। और 1 मार्क्स के लिए 1 नंबर मिलेंगे। ऐसा 2028 में, सॉरी 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था और फिजिक्स के लिए वो था। और देखिए आज कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन देखने वाले। अगर ऐसे ही आप 2023, 2022, 2018, 2019, 2017, 16 सभी ईयर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करें। और देखिए आप लोग को एक एक करके हर एक ईयर का जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2009 से लेके 2023 तक। अभी फिलहाल में जो है 23, 22, 21, 20, 18, 19, 17 ये सब ईयर के क्वेश्चन आपको डाले गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वह था द टॉर्क एक्शन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटेंसिटी E। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E में जो है किसको रखा गया है, तो किसको रखा गया है, तो एक डाइपोल को रखा गया है। जैसे यह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है, जिसकी डाइपोल का मतलब एक माइनस हो और एक तरफ क्या हो, प्लस हो। इसकी हाफ लेंथ क्या होती है, L, और आधी लेंथ क्या होती है, L। डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर दिया है कितना, तो P बराबर P है, डाइपोल मोमेंट P है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। हमसे पूछा है टॉर्क। तो देखिए जो टॉर्क होता है वो होता है PE साइन थीटा। तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि जैसे A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। तो एक्चुअली यह क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, AB साइन थीटा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और यह वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो उसी तरह हम टर्क बराबर लिख सकते हैं, टर्क बराबर T बराबर लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस E। एक्चुअली P बराबर होता है, टर्क बराबर होता है P साइन थीटा, तो लिख सकते हैं ना P क्रॉस E। तो ऑप्शन B जो है गलत है, C गलत है, D गलत है, A जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आप मिला सकते हैं, क्वेश्चन A जो है बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन A का A नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B इज गिवन फिगर इज। अब देखिए अगर बात करें हम सीरीज कॉम्बिनेशन की, अगर हम 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े C1 और C2 को, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन अगर 2 को पैरेलल में हम जोड़ दें, 2 कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ दें, 2, 3, 4 जितना भी हो, तो उसका होता है इक्विवेलेंट C बराबर C1 प्लस C2। तो आप बात कर सकते हैं, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, फिगर में क्या है 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का 2 है, सीरीज में है। तो 6 जोड़ेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 यह हो जाएगा 6, 1 प्लस 1 2, यानी 2/6 का मतलब 1/3, यानी C जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 1/C का ही वैल्यू आएगा C डैश। तो यह हो गया, यानी एक ही दोनों मिलाने पर इसको
इन दोनों को अगर हम मिला दे तो कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड। और एक देखिए इसी के साथ जुड़ा है एक और जिसका वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, और यह पैरेलल में दिख रहे हैं। तो 6 और 3 कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड। तो 6 माइक्रोफैराड नहीं होगा 18, हाँ 9 माइक्रोफैराड जो है ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। देखिए गजब का क्वेश्चन है। पावर की अगर बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की तो उसकी फॉर्मूला होती है, एक होता है VI, ठीक है, पावर का एक सूत्र होता है क्या VI, ठीक। दूसरी पावर की सूत्र होती है बाबू ये होता है, एक होता है I²R, ठीक है, और एक होता है P बराबर V²/R, ठीक है। एक VI, एक I²R, एक V²/R। तो देखिए यहाँ है VR नहीं होगा, यहाँ है V²R। I² होता तो कह सकते हैं, देखिए V²/R, यानी सी ऑप्शन जो होगा हाँ इसके पहले भी सी ही मिला था, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। डायमेंशन, देखिए कितना, डायमेंशनल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशन हमसे पूछा गया। किसका डायमेंशन पूछा गया? डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया बी का। चलिए देखिए बी का अगर हम डायमेंशन निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं। देखिए बी की डायमेंशन निकाले तो आप पढ़े होंगे एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो बी चाहिए तो भी को इधर लाइए, तो एफ बटा क्यू भी बराबर क्या हो जाएगा बी। देखिए एफ फोर्स है, क्यू चार्ज है, भी वेलोसिटी है। अब रख दीजिए एफ का डायमेंशन क्या होगा m1 l1 t-2, और चार्ज का at या it, और वेलोसिटी का आपको m0 l1 t-1। अब इसको अगर हम ऊपर भेजें तो l प्लस में एगो से एगो कट जाएगा, ठीक है, t-1 माइनस एगो कट जाएगा तो एक माइनस होगा क्या, हाँ t एक है तो यह ऊपर जाएगा तो एगो और प्लस हो जाएगा, यानी ये m1 हुआ, l0 हुआ, t हमारा एक बचा एक ही गया तो -2 हुआ, और i-1, ठीक है, i-1। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें है तो देखिए m1 है, l0 है, t-2, i-1, यानी ए ही ऑप्शन सही है जाएगा, यानी 4 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 4 का ए जो होगा सही जवाब होगा। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ, लेंज लॉ क्या कहता है देखिए लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ हम लोग पढ़े होंगे तो मिला होगा कि जो हमारे पास करंट होता है, जो एसी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वह जिस कॉज से प्रोड्यूस होता है उसी का विरोध करता है क्या, यानी सन किल्स द फादर, जिसके कारण वो पैदा हुआ उसी का। तो यह एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को, एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को दिखाता है कि एनर्जी जो होते हैं तो क्या होते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, मैंने जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है, तो क्या है, एनर्जी होगा। ऑप्शन सी की ओर जाएंगे, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट। देखिए LR की अगर बात करें तो यह LR सर्किट हुआ, जैसे यह हो गया L का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, और R तो समझिए रहे रेसिस्टेंस क्या, तो यह LR सर्किट हो गया। इसका कह रहा है पावर फैक्टर बताइए। देखिए पावर फैक्टर का जो सूत्र होता है, पावर फैक्टर का P अगर कहे तो ये होता है R/cos थीटा, R/cos थीटा, R माने रेसिस्टेंस, cos थीटा का मतलब cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम LR सर्किट का फेजर डायग्राम खींचते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर मान लेते हम इसको हम अगर रेसिस्टेंस माने, इधर रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस है,
तो L अगर इधर माने तो इसकी हाई L का रेसिस्टेंस होता है क्या, XL, और R का R, तो रिजल्टेंट होगा यह एक का रेसिस्टेंस इधर, एक का रेसिस्टेंस इधर, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ये होगा, ये कितना होगा, तो ये होगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर कहिए, या XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। तो एक वैल्यू हो गया। तो कॉस थीटा का अगर हम वैल्यू निकाले तो इससे हम निकाल सकते हैं, तो पावर फैक्टर हमको मिल जाएगा कितना, तो R बाई कितना, ई वाला R बाई कितना, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, क्या। चलिए, तो हमारे पास ऑप्शन बी की ओर हम लोग जाएंगे, और ऑप्शन बी क्या है, तो ऑप्शन बी है R बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। पावर फैक्टर की बात करते हैं, देखिए जो हमारे पास सर्किट होते हैं एसी और डीसी करंट, जब हम लोग पढ़ेंगे तो एसी डीसी करंट में हम लोग को 6 सर्किट पढ़ना है, ठीक है। उसमें ये चीज़ हम लोग को मिलेगा क्या, तो 6 सर्किट आप एसी डीसी इस चैनल पर आप देख सकते हैं, 6 सर्किट पढ़ाए हुए हैं। ऑप्शन बी की ओर जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस 4 times the time period of suspended magnetic needle becomes। अब देखिए बात करते हैं टाइम पीरियड की। जैसे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड 4 times बढ़ा दे, पहले टाइम पीरियड का सूत्र होता है 2 पाई रूट अंडर 1 बाई एम बी, ठीक है। 2 पाई समझ रहे हैं, पाई, और एम मतलब मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मोमेंट मान लेते हैं शुरू में यह T1 था, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको क्या किए, बी को हम 4 times इंक्रीज करा दी, तो हम इसको मान लेते हैं T2। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वेशन क्या बनेगा, 4 पाई रूट अंडर 1 बाई क्या एम, आप बी की जगह क्या लिखेंगे 4b, ठीक है। अगर हम बात करें बात करें इसको इक्वेशन बना के 1 और 2 बनाकर अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 बराबर 2 पाई रूट अंडर 1 बाई एम बी बटा 2 पाई रूट अंडर 1 बाई एम बी 4mb। तो अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, ठीक। इसका होल रूट हम बोल सकते हैं क्या, यानी थोड़ा सा ऊपर कर ले, चलिए हाँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लिख रहे हैं T1 अपॉन T2 बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1, रूट तो सब में हो गया क्या, रूट होल पर देते हैं 1 बाई एम बी, ठीक है। गुण भाग में है, गुना में जाएगा तो M4B बटा 1 हो जाएगा, M से M कटा, B से B कटा, रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, T1 बटा T2 बराबर हो जाएगा 2। तो अगर हमको T2 का वैल्यू चाहिए तो इधर ला ले, तो T1 बाई 2 बराबर T2, यानी 2 times क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा है, देखिए तो कह रहा मैग्नेटिक नीडल बिकम्स, जो टाइम पीरियड है मैग्नेटिक नीडल की वो क्या हो जाएगी, तो आपको हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, क्वेश्चन क्या है कि द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पहले बड़ा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद छोटा लेंस होता है, ठीक है। इसके द्वारा जो फाइनल इमेज बनता है, फाइनल इमेज जो बनता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो क्या करता है, यहाँ पे इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाएगा मतलब काल्पनिक बनाएगा, और इन्वर्टेड होगा किसके, फर्स्ट के अकॉर्डिंग,
क्योंकि इसके द्वारा जो बनेंगे वह रियल और उल्टा बनेगा, मतलब इन्वर्टेड। और यह इन्वर्टेड का अगर वर्चुअल बनाता मतलब तो यह सीधा कर देगा, मतलब यह अगर यह उल्टा बना है तो उल्टा कोई क्या करेगा, उसी तरह बना देगा, तो उल्टे ही ना बना। ठीक, तो वर्चुअल होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। रियल तो बनेगा नहीं, काटिए लीजिए। अच्छा, रियल एंड इरेक्ट, रियल तो बनेगा नहीं, इधर जब बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट होते हैं लेकिन हम फाइनल के अकॉर्डिंग देखें तो वह इन्वर्टेड होगा। ऑप्शन हम सी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रे जो होता है आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम किसी यूरेनियम 92-235 को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पास रखते हैं तो इसमें से कुछ रे जो होती हैं वह प्लस की ओर, तो कुछ रे माइनस की ओर और कुछ सीधे जाते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ऐसा हमको देखने को मिलता है। जो अल्फा गया वह समझ जाओ कि नेगेटिव की ओर गया है, और बीटा गया जो वह गया पॉजिटिव की ओर गया, और गामा सीधे निकल गया। तो बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होते हैं। जो हमारे बीटा रे होता है वह सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड में, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं, दोनों में। तो यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखें। जो लोग देख रहे हैं वे लोग लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो है हर एक साल का क्वेश्चन जो है, जितने सालों का बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है वे सभी आप लोग को एक नज़र में देखने को मिल जाए और सभी का सॉल्यूशन मिल जाए बेहतर से बेहतर। तो आप लोग चैनल से बने रहें, अपने दोस्तों को भी भेजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। द बाय बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज। देखिए बुलियन एक्सप्रेशन जो है नॉर गेट का, तो देखिए आप लोग को पता होगा जो गेट होते हैं वो क्या होता है, और गेट, एक होता है हमारा नॉट गेट, एक होता है हमारा एंड गेट। ठीक है, देखिए और गेट का जो सिंबल है, और का मतलब एगो एगो और ही। ठीक है, मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए गो और एगो, और का मतलब ए प्लस बी। नॉट का मतलब नॉट लगा दीजिए बार, एंड का मतलब ए एंड बी। ठीक है, ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट। लेकिन और गेट और नॉट गेट को मिला के हम बनाते हैं और का ओ आर, नॉट का एन, तो नॉर हो गया। इसका अगर हम सिंबल देखें तो और का होता है ए प्लस बी, नॉट का क्या लगा दे बार। उसी तरह इन दोनों को मिला दे तो एंड का ए एन डी, नॉट का एन लगा दो, नंद गेट। इसका हम बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो क्या होगा, एंड का होगा ए डॉट बी और नॉट का बार क्या, तो ए डॉट बी बार। तो देखिए नॉर पूछा है तो मतलब ए प्लस बी बार। तो देखिए ए प्लस बी बार तो छूटा हुआ है, कहीं एगो बार लगा ले, चलिए यहाँ लगा ले, चलो ठीक। तो ए डॉट बी नहीं होगा, ए प्लस बी सिर्फ नहीं होगा, हाँ ए डॉट बी नहीं होगा, ए प्लस बी बार होगा, और वाई बराबर एक्चुअली होता है। तो 10 नंबर एक रहा क्वेश्चन। 11 नंबर पर हम आ जाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। देखिए 64 को एक समान का ड्रॉप है। ठीक है, एक समान ड्रॉप है, तो और कह रहा है कि आप जो है क्या करिए कि उनको मिलाकर एक बड़ा गोला बनाइए और उसकी उसकी कैपेसिटेंस बताइए। देखिए ये कह रहा है कि छोटे छोटे 64 हैं, दिख तो नहीं रहा होगा, देख लेते हैं। ठीक ठीक, कलर्स कुछ देख ले, चलिए यहीं ले लेते हैं। ठीक, अब दिखेगा। अब देखिए 64 को जो है बूंद है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके छोटा छोटा, और मान लेते हैं इसकी रेडियस जो एक समान है आर है। ठीक है, और इसकी प्रत्येक की जो कैपेसिटेंस वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड है। कर इन सबको मिला के एक बड़ा गोला बना दें। अब बताइए इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी तो रेडियस अलग हो जाएगी, तो मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है,
लेकिन एक बात सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वह सेम होगी, क्योंकि सबको मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा सबको मिला के। अगर एक की वॉल्यूम देखा जाए तो इसमें वॉल्यूम होगा 4/3, 4/3 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यह बराबर होगा इसके मतलब ये एक होगा, ऐसे में 64 से गुना कर देते, 64 का हो गया वॉल्यूम। यह इस अकेले के बराबर हो क्योंकि सबको मिला के बनाया गया है। तो इसकी वॉल्यूम क्या लेंगे? 4/3 पाई बड़का आर का क्यू। 4/3 से 4/3 पाई से पाई कटा। हाँ, लिख सकते हैं इसको 8 4 आर का क्यू होल क्यू, ऐसा बोल सकते हैं। 4 चौका 16, 16 चौका 64 ना हो जाएगा, फिर बराबर आर क्यू। अगर होल क्यू बोल सकते हैं, क्यू से क्यू हम कर सकते हैं इसे कैंसिल। 4r बराबर हो गया r, यानी r का वैल्यू 4r के बराबर, मतलब इसकी रेडियस जो होगी इसके 4 गुना होगी। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर हम बात करें c की, तो c बराबर आप लोग पढ़े होंगे 4πε0r। ठीक है, छोटका की अगर बात करें अगर कैपेसिटेंस की, तो 4πε0 छोटा r। ठीक है, तो थोड़े से बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अरे हाँ चलो देख लो, यहाँ पर अगर छोटे की बात करें तो लिखेंगे 4πε0r। इसका मान कितना है? 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, अगर बड़ा की बात करें तो लिखेंगे 4πε0 बड़ा आर। ठीक है, इसका मान हमको पता करना है तो थोड़ा सा सॉल्व कर दें इसको। 4πε0r बड़ा आर की जगह हम लिख सकते हैं 4r, लिख सकते हैं ना 4r, r 4 कहो चाहे 4r। इसका मान कितना है? 5। इसका मान क्या है? 5। तो 5 बैठा दिए इंटू 4, तो 4 5 कितना हो गया? 20 माइक्रोफैराड। यानी ऑप्शन देख सकते हैं जिसका 20 माइक्रोफैराड हो, यानी बड़ा वाला का कितना होगा? 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन डी की ओर जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सबको समझ में आया होगा क्या? ऐसे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सदा बने रहें आप लोग और अपने दोस्त को भी भेजें। क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव टारगेट का भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस पर मिलेगा। आप टारगेट के बुक होगा, आप मिलाइए, जहां दिक्कत होगा खोलिए, 1 नंबर से आपको पूरा का पूरा मिलेगा। क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और आपको ऑप्टिक्स जो है चैप्टर डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्या लाइव क्लास भी बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं कि द algebraic sum of all current meeting at a point is electric circuit is। करा कि अगर किसी पॉइंट पर जो टोटल करंट है उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा? तो सब कोई जानते हैं 0 होगा। क्या किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन है? क्या किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट सेकंड पढ़े होंगे। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन पूछ रहा है। तो एक्चुअली ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, वो क्या होता है? पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होते हैं, पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होते हैं, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। धीरे धीरे लेना आना। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। W का होता है m1L2T-2, और बात करें चार्ज की तो IT। क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी m1L2T-3 और I-1। ऐसा कहीं दिखे तो मार सकते हैं m1L2T-3। हमको तो एक बार में देखा। डी नंबर ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या ऑप्शन डी की ओर हम लोग जाएंगे। 13 का क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। देखिए कितना क्वेश्चन खूबसूरत उठा के पूछा है। अगर हम बात करें करंट की, तो करंट क्या होता है? थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। चलो इसको ले ले, इससे ले लेते हैं। चलिए चलो बात करें हम करंट की, तो करंट क्या होता है?
तो करंट आप लोग जानते हैं, करंट कहते हैं प्रति एकांक पर यूनिट टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज, क्या पर यूनिट टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्यू टी को अगर ले ले तो इधर हो जाएगा क्यू टी बराबर सॉरी आई टी बराबर क्यू। तो क्यू का मतलब एम्पियर, टाइम का मतलब आवर। एम्पियर आवर क्या बताएगा, चार्ज ही तो बताएगा, यानी ऑप्शन पावर बोला है, ऐसा तो नहीं। चार्ज जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चार्ज जो होगा इसकी वैल्यू होगी एम्पियर आवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन से, फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन है, देख सकते हैं द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ऐसे रिएक्टेंस जो मिलेंगे वो एसी डीसी में मिलेंगे, ठीक है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन उठा है। रिएक्टेंस हो, इम्पीडेंस हो और रेसिस्टेंस हो, इस सब का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, याद रख लिए। सबका एसआई यूनिट रिएक्टेंस हो, रेसिस्टेंस हो, इम्पीडेंस हो, सबका क्या होता है ओम। ऑप्शन बी की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, सभी को लाइक करें, क्या जो नए हैं वे सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। ऐसे देखिए ग्लास, देखिए लाइट की जब बात होती है, जितना ऑप्टिकली डेंसर में जाएगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो अगर लाइट रे जो है अगर एयर से ग्लास स्लैब में जाता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, तो जाहिर सी बात है घटेगी, क्या डिक्रीज होगी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा, हाँ इंक्रीज होता, अगर ग्लास स्लैब से अगर एयर में आता तो, ऐसा क्वेश्चन कहता तो, ठीक है, तो ऐसा होता। रिमेन अनचेंज ऐसा नहीं है। डाटा वाला कहाँ से बात आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हेन ए मीटर इज अ शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज। अब देखिए अगर ए मीटर को हम शंट करते हैं, शंट क्या होता है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी रेसिस्टेंस बहुत कम हो, उससे क्या करते हैं जब हम जोड़ते हैं एम्पियर मीटर में, तो उसकी जो है उसकी जो प्योरिटी होती है वह इंक्रीज हो जाती है, उसकी उसमें जो डिजीज होते हैं, उसकी जो मतलब टॉलरेंस होते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी प्योरिटी आ जाती है, इंक्रीज करता है उसकी मेजरिंग रेंज। क्या यानी हमारा क्या हो गया, हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 18 नंबर क्वेश्चन, तो हम बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जल्दी करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी एसआई यूनिट कूलम्स तो नहीं होता है, कूलम्स तो चार्ज का एसआई यूनिट है। वोल्ट आप जानते हैं पोटेंशियल का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है। ओम आप जानते हैं रेसिस्टेंस का, हाँ। हेनरी अगर आपसे छूटा है तो हेनरी लगा लीजिए। हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का क्या है, एसआई यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हाउ हॉट वायर ए मीटर मेजर। हॉट वायर क्या होता है, हॉट वायर एक मशीन होता है, ठीक है, उससे हम नापते हैं एसी करंट को। और एसी करंट का क्या मापते हैं, जब भी एसी करंट का मापते हैं तो आरएमएस मापते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी इसका मतलब क्या पीक वैल्यू नापते हैं, ऐसा नहीं है। क्या एवरेज वैल्यू नापते हैं और आरएमएस नापते हैं, तो आरएमएस हम नापते हैं एसी करंट का। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर देन। अब देखिए जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, मान लेते हैं हमारे पास जो यह ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी क्वाइल होता है और एक क्या होता है, सेकेंडरी क्वाइल होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो स्टेप ऑफ होते हैं उसमें नंबर N1 जो होता है वो कम होता है, लेकिन N2 जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। लो वोल्टेज को यह हाई वोल्ट में ट्रांसफ़र करता है, स्टेप अप करता है, अप माने ज़्यादा करता है,
ठीक है, यानी 440 को 11,000 में बदलता है, यानी N1 छोटा होगा, N1 बड़ा होगा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। हाँ, N2 बड़ा होगा, N1 क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना खूबसूरत सा है। इलेक्ट्रिक वोल्ट इज मेजर ऑफ, इलेक्ट्रिक वोल्ट मापता है, क्या मापता है जी, तो इलेक्ट्रिक वोल्ट देखिएगा जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो और ऑर्बिट की एनर्जी हम लोग देखे थे, उसमें देखिए पहला ऑर्बिट का -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो क्या नाप रहे हैं, एनर्जी तो नाप रहे हैं क्या, तो चार्ज नापते हैं, चार्ज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट नहीं, एनर्जी, जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, बस 2 3 4 और क्वेश्चन रह गया है, देख लीजिए। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए जो डायनेमो वर्क करता है वह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो आप देखिए डायनेमो आप जानते हैं, डायनेमो क्या होता है, वो देखिएगा जब हम एसी जनरेटर वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एसी करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, तो छोटी सी काम करते हैं, क्या करते हैं, हम उसमें चुंबक के बीच में मैग्नेट के बीच में कॉइल को रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और करंट बनता है। तो यह कौन सी घटना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना है, खुद से करंट बनने लगता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एन म्यू बराबर करंट इंटू एरिया। तो करंट इंटू एरिया मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारा क्या है, बी नंबर ऑप्शन है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक क्या, तो मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का SI यूनिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर, देखिए हाँ, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिक्स से 2 3 क्वेश्चन देखे होंगे आपको। देखिए माइक्रोस्कोप, टेली, अब इन मिलेंगे, आप ध्यान दीजिए। वर्क, देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या वर्क करता है, तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या, तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम में 2 सिस्टम को कॉम्बिनेट करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर होता है क्या, उसी के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रो, देखिए ये ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है कि जब लेंथ ऑफ ट्यूब अगर इंक्रीज करे, तो देखिएगा अगर मैग्निफिकेशन पावर की बात करें लेंथ के अकॉर्डिंग, तो L/FO इंटू D/FE। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो लेंथ बढ़ने पर m का मान बढ़ता है, यानी इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए अब लास्ट ही होने वाला है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज, अब देखिए फोटोन का जो एनर्जी होता है, देखिए एनर्जी किसी का भी हो, फोटोन का हो और जो भी का एनर्जी हो, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो hc/λ क्या होगा, तो h लैम्डा नहीं, hc/λ। ठीक है, hc/, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जो प्यारे दोस्त, प्यारे स्टूडेंट अगर नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक साल का आपको जो है, हाँ, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो आप लोग को देखिएगा खूबसूरत सा नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को जो है। उसके बाद VBI क्वेश्चन जो सटीक है, समय के अनुसार
क्या समय के अनुसार आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक हम लोग क्वेश्चन बैंक पर आ रहे हैं, टारगेट का क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग जुड़िए, मिलेगा इस सारे चैनल पर, ये सारे चीज मिलेंगे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेटेंटिंग पावर। अब देखिए पेटेंटिंग पावर जो होता है मैक्सिमम, अगर हमारे पास गामा नहीं होता तो एक्स-रे लगाते हैं, तो गामा है तो हम बोल सकते हैं। गामा की जो भेदन क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को, लास्ट क्वेश्चन है कि देखिए द मेजॉरिटी ऑफ करंट कैरिंग इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टाइप और एन टाइप की अगर हम बात करें तो देखिए पी प्रकार का पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी माने आप देखिए पी का मतलब पेंटा, पी माने 5 मत बोलना, पी का मतलब 3 और एन का मतलब उल्टा बोलना है 5। यहाँ 3 नहीं बोलना, क्या बोलना है 5। पी माने 5 होता है तो क्या लिखेगा 3, और तब हम समझ गए कि एन कैसे बनेगा, जिसकी आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, अब देखिए जब जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसका मतलब पी में क्या होगा 3 होगा, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या हो चाहिए, तो यह शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, यह शुद्ध अर्धचालक है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वह अपने बॉन्ड को पूरा करे, और इसके पास 3 है, तो 3 है तो 3 से साझा कर दे, 1 बचेगा, क्या बचेगा, होल बचेगा। क्या बचेगा, होल। यानी इस तरह क्या होते हैं, होल बचते जाते हैं। तो पी प्रकार में क्या मिलता है हमको, होल मिलते हैं। किसकी मेजॉरिटी होती है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो होल की, और एन में किसकी होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की। एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, और एन को बोलते हैं डोनर। ठीक है, दाता प्रकार का। क्या, तो हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन की समाप्ति हुई और वीडियो भी समाप्त हुआ। सबको एक बार जय हिंद, जय भारत। चलिए हम मिलते हैं फिर 2015 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बहुत ही जल्द। क्या, तब तक आप लोग जो है एक ईयर का 23, 22, 21, 20, 19 ऐसे करके आप 16 तक देखिए, फिर 15 का हम लोड करने वाले हैं, आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत। सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।